लास्ट क्लास में बच्चों हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ रहे थे। उन टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को कैरेक्टर समझा दिया था, ट्रेट हो गया था, उसके बाद जीन और अलील के बारे में समझ रहे थे। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 76 77 पर दो तरह के अलील वहां पर समझा रखे। उसमें एक अलील लिखा है अनमोडिफाइड और दूसरा लिखा है मॉडिफाइड। दो तरह के अलील लिखे हैं, मॉडिफाइड और अनमोडिफाइड। मॉडिफाइड अनमोडिफाइड अलील क्या होते हैं इसके बारे में बच्चों में आपको समझा रहा हूं। इसको समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ। अब मैं वो पैराग्राफ को एक डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाऊंगा ताकि हमें समझना आसान हो जाए। मैं जो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी इसको बना लीजिएगा ताकि हम ये समझ पाए कि मॉडिफाइड कौन सा है और अनमोडिफाइड कौन सा है।
होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके ऊपर जीन हमेशा सेम टाइप के होते हैं। ये लास्ट क्लास में आपको बता रहा था कि इन पर जीन हमेशा सेम होती है। यहाँ पर अगर हाइट की जीन है तो बताओ यहाँ पर भी हाइट की जीन होगी। जब स्टार्टिंग में अलील बने थे तो सारे के सारे अलील अनमोडिफाइड थे। शब्दों को समझना बेटे, अनमोडिफाइड किसको कहते हैं? जो मॉडिफाइड नहीं हुआ, मतलब जो ओरिजिनल है, मतलब जो ओरिजिन के साथ आया है, जिसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ऐसे अलील को कहा जाता है अनमोडिफाइड एलील। इसी अनमोडिफाइड अलील का ही एक नाम और होता है वाइल्ड अलील। इसी का ही एक नाम हो डोमिनेंट। जनरली अनमोडिफाइड अलील अपने आप में कौन से होते हैं? डोमिनेंट। अच्छा, ये बच्चों ओरिजिनल अलील भी कहलाते हैं क्योंकि यही ओरिजिन के साथ आया है। आगे मैं कहीं पर भी वाइल्ड अलील लिखूं तो समझ जाओगे। वाइल्ड मतलब कौन से होते हैं? डोमिनेंट। तो वाइल्ड कहो, अनमोडिफाइड कहो, डोमिनेंट कहो, ओरिजिनल कहो, बात एक ही। अच्छा, किसी प्लांट में सोच समझ के होता ना, अगर सारे अलील रिसेसिव है, किसी प्लांट में अगर रिसेसिव अलील है तो क्या वो पैदा नहीं होता है? पैदा होने का हक सबको है। अरे पैदा तो सब होंगे। तो जहां पर मान लीजिए इसमें अगर रिसेसिव अलील है तो ऐसा नहीं कि प्लांट पैदा नहीं होगा, प्लांट तो पैदा होगा लेकिन उसकी हाइट मिनिमम हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर डोमिनेंट अलील आ जाए तो क्या होगा? जैसे बच्चों डोमिनेंट अलील आया, डोमिनेंट अलील से बनेगा आरएनए। बताओ आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन यानी एंजाइम क्या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा? और ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यही प्रोडक्ट जाकर इसकी हाइट को यहां से इनहेंस करेंगे, यानी हाइट को बढ़ाने का काम करेंगे। तो डोमिनेंट एलील करता क्या है? डोमिनेंट एलील से अल्टीमेटली क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स। और वही प्रोडक्ट जाके क्या हाइट को इनहेंस करा देते हैं। तो डोमिनेंट एलील का काम यही होता है, हाइट को कैसे भी करके बढ़ाना, उसको इनहेंस करने का काम करना। ये डोमिनेंट एलील का मेन कंसेप्ट होता है। अब बच्चों होता क्या है, यहां पर ये अनमोडिफाइड एलील, इस अनमोडिफाइड एलील ने सबसे पहले बनाया आरएनए। आरएनए से बना प्रोटीन, प्रोटीन मतलब वही नॉर्मल एंजाइम। एंजाइम बना है तो आप बताओ क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा? जैसे प्रोडक्ट बना है तो क्या प्लांट की हाइट को बढ़ाएगा? बताओ प्लांट कैसा बन गया? इस टोल को कहा जाता है डोमिनेंट या ओरिजिनल फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप या ओरिजिनल फिनोटाइप कहा जाता है। ओरिजिनल वर्ड इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्री प्लांट की जो ओरिजिन हुई वो टोल के साथ हुई। स्टार्टिंग में जितने भी प्री प्लांट बने थे सारे के सारे टोल ही थे, कोई ड्वार्फ नहीं था। ये ड्वार्फ तो बाद में आके बने। स्टार्टिंग में सारे कौन से थे? टोल। सारे के सारे टोल थे, ड्वार्फ का नाम ही नहीं था। अब बच्चों यहां पर ये जो अलील है ये स्टार्टिंग में ये भी अनमोडिफाइड ही था। स्टार्टिंग में सारे अलील कैसे थे? अनमोडिफाइड। लेकिन आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में बताया यहां पर क्या इसमें चेंजेस आ सकता है? चेंज लाने वाला एक ही है, म्यूटेशन। जैसे बच्चों इसके अंदर म्यूटेशन हुआ तो क्या ये हल्का सा मॉडिफाइड हो गया? तो इसीलिए इसको अनमोडिफाइड के बजाय क्या लिखा गया? मॉडिफाइड। क्वेश्चन आएगा, मॉडिफाइड अलील को मॉडिफाइड किसने किया? म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की वजह से मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब बच्चों यहां पर होता क्या है, जब इसमें म्यूटेशन किया जाता है तो म्यूटेशन तो कई तरह का होता है। मैं आपको यहां पर कुछ केसेस लेके समझाऊंगा, अलग अलग केस में आप लोगों को भी म्यूटेशन समझाऊंगा। अगर हम म्यूटेशन के टाइप की बात करें तो म्यूटेशन के टाइप में नाम सुना होगा आपने, आगे मैं समझाऊंगा अभी। एक म्यूटेशन होता है सेम सेंस, एक तो होता है सेम सेंस, इसी तरह से होता है मिस सेंस, नॉन सेंस, फ्रेम शिफ्ट, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, एडिशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, ऐसे बहुत सारे हैं। म्यूटेशन कोई एक नहीं होता, दिमाग में बिठा लेना, म्यूटेशन तो बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर म्यूटेशन के बाद 3 केसेस बन सकते हैं, उन्हीं 3 केसेस के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर जो म्यूटेशन हुआ वो कुछ इस तरह का म्यूटेशन हुआ कि अमीनो एसिड सेम का सेम रहे, तो ऐसे म्यूटेशन को नाम दिया जाता है सेम सेंस म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन तो हुआ कौन से टाइप का? सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब होता है अमीनो एसिड वही रहे। जैसे समझो एक कोडोन आप लोग जानते होंगे, यू यू यू। कोडोन का नाम सुना है? हाँ, मोलिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। यू 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 ये क्या है बच्चों? कोडोन। इस कोडोन का काम होता है फिनाइल अलेनिन को कोड करना। यू 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 किसको कोड करता है? फिनाइलिन। अब यहां पर जो आरएनए था इसमें आ गया यू यू और सी आ गया। बताओ यू के प्लेस पर क्या सी आ गया? क्या मॉडिफाइड हुआ? अच्छा, मॉडिफाइड तो हुआ लेकिन इससे जो अमीनो एसिड आया वो वापस फिनाइल एलेनिन ही है। बताओ पहले कौन सा था, बाद में? अमीनो एसिड सेम रहा या बदल गया? अमीनो एसिड सेम रहा, मतलब म्यूटेशन का नाम सेम सेंस म्यूटेशन। अरे कुछ समझे? सेम सेंस नाम क्यों दिया?
अमीनो एसिड सेम रहा। अब बताइएगा, अमीनो एसिड सेम रहा तो क्या एंजाइम भी सेम बनेगा? इस एंजाइम के अंदर आप सभी बच्चे जानते हैं एक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट पर आकर जुड़ता है सबस्ट्रेट और यही सबस्ट्रेट बना देता है प्रोडक्ट। अब दिमाग लगा के बताना, क्या यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है? अगर बच्चों प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्लांट की हाइट, अगर प्लांट की हाइट बढ़ेगी तो क्या प्लांट टॉल हो जाएगा, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप है। एक बात आप ध्यान से देखिए, क्या यहां म्यूटेशन हुआ? क्या फिर भी डोमिनेंट आ रहा है? म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट आ सकता है। ये नहीं सोचना कि म्यूटेशन के बाद हमेशा रिसेसिव आता है, नहीं, म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट आ सकता है अगर म्यूटेशन सेम सेम। अरे बात समझ में आते? अच्छा, इस तरह के म्यूटेशन बहुत होते भी रहते, लेकिन ऐसे म्यूटेशन हमें नेचर में दिखाई नहीं देते। इसलिए दिखाई नहीं देते, बताओ यहां प्लांट कैसा था म्यूटेशन के बाद? तो पहले भी प्लांट टोल था, बाद में भी टोल लेता तो नजर नहीं आता, क्योंकि प्लांट तो टोल का टोल ही रहा, प्लांट में कोई चेंज नहीं आया। इस तरह के म्यूटेशन बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन ये नेचर में दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि जो पहले फिनोटाइप था बाद में भी वही का वही बनता है, इसलिए नेचर में ये नजर नहीं आते। अच्छा, यहां पर अब मैं केस नंबर 2 की बात करूं। केस नंबर 2 में यहां पर म्यूटेशन हुआ, और यहां पर जो म्यूटेशन हुआ सिखाने के लिए मैंने नाम दे दिया मिससेंस हुआ। मिससेंस जानते हो? अमीनो एसिड सेम रहे, बदल जाए, बदल जाए। मिससेंस हो गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया, ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसवर्जन हो गया, कोई भी हो गया, मैं एक समझाने के लिए मिससेंस ले रहा हूं। अच्छा, म्यूटेशन हुआ, बताओ इससे आरएनए तो बना, लेकिन जो एंजाइम बना ये यहां पर बन गया नॉन फंक्शनल। अच्छा, नॉन फंक्शनल का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। क्या यहां पर एंजाइम बना है, लेकिन इसकी जो एक्टिव साइट थी ये खराब हो गई। अच्छा, यहां पर एंजाइम बना या नहीं बना, लेकिन एक्टिव साइड तो ये काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है मतलब ये एक तरह का क्या हो गया, नॉन फंक्शनल। अब सोचिए, अगर ये नॉन फंक्शनल है, सोच समझ के बताना, सबस्ट्रेट जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? और जब सबस्ट्रेट ही नहीं जुड़ा तो प्रोडक्ट, अब बताओ इस बार प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है तो क्या हाइट बढ़ेगी? क्या प्लांट यहां पे द्वार फिरे जाएगा? और द्वार पर तो कौन सा फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप। अच्छा, इस बार बच्चों एंजाइम नॉन फंक्शनल बना, इसी वजह से रिसेसिव फिनोटाइप है। अच्छा, एक बार फिर हमने म्यूटेशन कराया, इस बार यहां पर म्यूटेशन करवा दिया, एक तरह का म्यूटेशन हमने कर दिया नॉनसेंस, नाम सुना है? या हमने करवा दिया ट्रांसवर्जन करा दिया, ट्रांजिशन कर दिया, कुछ भी करा दिया, ऐसा कुछ म्यूटेशन किया कि इस बार एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम बना ही नहीं। अब दिमाग लगा के बताना, अगर यहां पर एंजाइम बना ही नहीं, ये एंजाइम बना ही नहीं, एंजाइम ही नहीं बना, बताओ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज, जब प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो प्लांट की हाइट छोटी रहेगी, क्या ड्वार्फ रहेगा? बताओ कौन सा फिनोटाइप, क्या रिसेसिव फिनोटाइप बनेगा? तो एक बात मुझे बताओ, रिसेसिव फिनोटाइप कब कब आ सकता है? दो कंडीशन, नहीं मिस नहीं बोलेंगे, कोई भी म्यूटेशन हो, अगर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए या नो एंजाइम बनाए, अगर ये दो कंडीशन आई तो कौन सा फिनोटाइप रहेगा, रिसेसिव। अरे बात समझ में? मैं फिर पूछूंगा आपसे, नॉर्मल एंजाइम बना तो, नॉर्मल एंजाइम बना तो डोमिनेट, अच्छा नॉन फंक्शन बना तो रिसेसिव, अच्छा नो एंजाइम बना तो हम कब डोमिनेंट कहें कब रिसेसिव कहें, कुछ समझ में आ रहा है? डोमिनेंट और रिसेसिव आपको जो कहना है ये इन एंजाइम के बेसिस पर, इन प्रोडक्ट के बेसिस पर कहना पड़ेगा। सीधी सी बात है, एंजाइम बना प्रोडक्ट बना तो डोमिनेंट, एंजाइम नहीं बना या नॉन फंक्शनल बना, या और अच्छे से कहूं प्रोडक्ट ही नहीं बना तो रिसेसिव। अच्छा, कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव बता दोगे? चलिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सिखाने के लिए पूछता हूं, लिखना नहीं बस डायरेक्ट बताइएगा। मैंने यहां पर क्या किया, ये बच्चों जीन बनाए, अब बताओ ये जीन, सभी बच्चे बोलना ये जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव? हाँ, तो जीन के ऊपर लिखा नहीं होता आई एम डोमिनेंट, हाँ जीन के ऊपर कोई नहीं लिखा है। अब बच्चों इस जीन को मुझे बताना है कि डोमिनेंट है रिसेसिव, मैंने इसमें म्यूटेशन करा दिया, अब बोलो। अभी भी नहीं बोल सकते, म्यूटेशन के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि रिसेसिव बनेगी। अच्छा, यहां म्यूटेशन हो गया, लेकिन इस बार यहां पर नॉर्मल एंजाइम ही बना, अरे बोलो क्या ये जीन डोमिनेंट है? चलिए मैंने कहा ये जीन डोमिनेंट है, यहां पर जो जीन है बताओ डोमिनेंट है रिसेसिव? अच्छा, म्यूटेशन करा दिया, अब बच्चों यहां पर एंजाइम बना ही नहीं, नो एंजाइम, अच्छा नॉन फंक्शनल बना रिसेसिव। अरे कुछ समझ में आया? तो आपने जो डोमिनेंट रिसेसिव कहा, जीन को देख के कहते हैं एंजाइम, एंजाइम या और अच्छे से बोलूं प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बन गया तो
और प्रोडक्ट ना बने तो बताओ डोमिनेंसी किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ना कि जीन पर। एनसीईआरटी की एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने सिखाई आपको। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होती है, डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर। ऑटोनोमस मतलब जीन का। क्या डोमिनेंसी जीन का अपना खुद का फीचर है? नहीं, ये उसके प्रोडक्ट का फीचर। अच्छा, आप जीन को क्या डोमिनेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट को? एक बार फिर पूछता हूं, यहां पर बच्चों ये जीन बताओ डोमिनेंट है या रिसेसिव? प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट नहीं बना, तो आप डोमिनेंट रिसेसिव किसको देख के डिसाइड करते हैं? प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो डोमिनेंसी जीन का फीचर नहीं है, ये उसके प्रोडक्ट का फीचर। ये लाइन में आगे लिखवाऊंगा, जब आपको प्लियोट्रोपिक जीन समझाऊंगा तब इस बात को मैं फिर से डिस्कस करूंगा, वहां पे फिर पूछूंगा मैं आपसे। जितना मैंने समझा क्लियर हुआ? एक बार फिर पूछता हूं, क्या म्यूटेशन के बाद रिसेसिव क्या म्यूटेशन के बाद डोमिनेंट बन सकता है? क्या रिसेसिव भी बन सकता है? म्यूटेशन के बाद डोमिनेंट भी बन सकता है और रिसेसिव। रिसेसिव कब बनेगा? जब प्रोडक्ट ना बने, या और अच्छे से कहे, या तो एंजाइम बने ही ना, या बने तो नॉन फंक्शनल बने। अरे बात समझ में आई? अच्छा, इन दोनों केस में हम लोग कहेंगे रिसेसिव। फिनोटाइप जो अफेक्ट होता है जनरली बच्चों डोमिनेंट से अफेक्ट होता है। अनमोडिफाइड एलेल ही यहां पर फिनोटाइप को अफेक्ट करता है। रिसेसिव से जनरली फिनोटाइप अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली ड्वार्फ ही बना देते हैं, ज्यादा हाइट को एनहेंस नहीं करते। जो बात यहां समझे क्लियर हुई? एक बात तो समझिएगा, केस नंबर अगर मैं 1 की बात करूं, केस 1 की, बताओ अनमोडिफाइड एलील ला रहा था टोल, मॉडिफाइड एलील भी क्या ला रहा है? तो बताओ दोनों का काम इक्वल अनइक्वल? तो मैं लिख सकता हूं, क्या मॉडिफाइड अनमोडिफाइड के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। म्यूटेशन के बाद भी ये दोनों कैसे हो सकते हैं? इक्वल। केस नंबर 2 और 3 की बात कर रहा हूं, बताओ अनमोडिफाइड तो क्या ला रहा है और मॉडिफाइड ने लाया ड्वार्फ, बताओ दोनों इक्वल या अनइक्वल? तो क्या मॉडिफाइड अनमोडिफाइड इक्वल भी हो सकते हैं? अरे हो सकते हैं। क्या अनइक्वल भी हो सकते हैं? दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा, जब ये अनइक्वल है तो बताओ ये रिसेसिव डोमिनेंट। अरे बोलो बोलो, रिसेसिव। और ये तो मॉडिफाइड डोमिनेंट है, रिसेसिव? दोनों हो सकते हैं। मॉडिफाइड, और ये तो गड़बड़ियां करोगे आप लोग, वहां पे आप लोग को मॉडिफाइड जनरली आप रिसेसिव मानोगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या मॉडिफाइड डोमिनेंट भी हो सकता है? मॉडिफाइड डोमिनेंट भी हो सकता है। क्या मॉडिफाइड रिसेसिव भी हो सकता है? मैं कहूंगा मॉडिफाइड दोनों हो सकते हैं, लेकिन जनरली 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 मॉडिफाइड को क्या माना जाता है? रिसेसिव। क्योंकि बच्चों ये वाला आपको दिखाई नहीं देता। अच्छा, दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि पहले भी टोल था, बाद में भी टोल था, दिखाई नहीं देते। इसीलिए हम कहते हैं जनरली मॉडिफाइड एलील अपने आप में क्या माने जाते हैं? रिसेसिव एलील माने जाते हैं। समझ गए सब अच्छे से? एनसीईआरटी में अब जो पैराग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, घर जाके आज ही इसको पढ़ना है। अनमोडिफाइड बिफोर लेस मतलब थोड़ा सा एंजाइम स्लोली काम कर रहा है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 76 77 पर यहां पर लिखा होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंसी। 76 77 पर ये जो पैराग्राफ यहां पे लिखा है, यहां से पढ़ना चालू करना है, ये पूरा और ये पूरा यहां पढ़ना है, और सभी को पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। यहां पर वही बच्चों 3 केस लिखे। पहला लिखा है नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, समझ गए? अरे पहला केस क्या था? नॉर्मल या लेस एफिशिएंट का मतलब स्लोली काम कर रहा है। दूसरा क्या लिखा है? नॉन फंक्शनल। और तीसरा लिखा है नो एंजाइम। अब बच्चों मैं लाइन रीड कर रहा हूं, सभी ध्यान से सुनना। इन द फर्स्ट केस, इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस, modified allele is equivalent to unmodified allele. In case first, modified allele is equal to unmodified allele. It will produce the same phenotype. बताओ इधर क्या बन रहा था? इधर भी क्या phenotype सेम बना? Result in the transformation of substrate. Substrate का क्या करना? ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्ट बनाना, ये चेंज होना। क्या ये प्रोडक्ट बना पाता है? अच्छा, सच इक्विवेलेंट अलील्स पेयर्स आर वेरी कॉमन। ये पेयर बहुत कॉमन होते हैं। बट if the allele produce a non-functional enzyme or no enzyme, non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype change हो जाएगा। क्योंकि इस बार यहां पर डोमिनेंट ना आके यहां पर क्या जाएगा? रिसेसिव आ जाएगा, फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। फिर आगे लिखा है
द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंड ऑन द फंक्शनल रिंग ऑफ अनमोडिफाइड। जो मेन फिनोटाइप डिपेंड करता है वो किस पे करता है? अनमोडिफाइड, क्योंकि यहाँ तो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है, तो कैसे डिपेंड करेगा? एंजाइम यहाँ काम कर रहा है तो इस पे डिपेंड करेगा। फिर आगे लिखा है द अनमोडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप। अच्छा, अनमोडिफाइड को ओरिजिनल क्यों कहा है? क्योंकि ये ओरिजिन के साथ यही आया। अरे इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। अनमोडिफाइड का मतलब क्या होता है? जिसमें चेंज ना हो। इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज द जनरली रिसेसिव एलील। बताओ, मॉडिफाइड एलील को जनरली क्या माना जाता है? रिसेसिव। क्या ये डोमिनेंट नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन जनरली इसको रिसेसिव माना जाता है क्योंकि ये वाले दिखाई नहीं देते। होते कॉमन लेकिन दिखाई नहीं देते। आगे लिखा है हिंस इन द एग्जाम्पल एवो द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू। बताओ रिसेसिव ट्रेट कब कब आ सकता है? दो कंडीशन है, जब नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम एट। ये पैराग्राफ सबको समझ में आया बेटे? इस पैराग्राफ को एक बार फिर घर जाके पढ़ना है, लेकिन इस बार आप यहां से पढ़ोगे, यहां से शुरू करके यहां तक पूरा कंसेप्ट पढ़ोगे। समझ गए सब अच्छे से? कुछ छोटी मोटी टर्म और भी हैं, जैसे इसमें सबसे पहली टर्म आती है होमोजाइगस, या इसी को एक नाम और दिया जाता है प्योर लाइन, या प्योर भी इसको कहते हैं, या इसी को ही एक नाम और दिया जाता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। होमोजाइगस कहें, प्योर कहें, या ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहें, एक ही बात है। होमोजाइगस नाम से बहुत कुछ समझ में आ रहा है। दोनों अलील सेम या डिसिमिलर। यहां पर एक अलील तो मैंने लिखा कैपिटल टी और दूसरा लिखा कैपिटल टी। बताओ दोनों अलील कैसे? सेम। तो दोनों अलील सेम है तो कंडीशन का नाम होमोजाइगस। होमोजाइगस में दोनों सेम है इसलिए इसको एक नाम और बोलते हैं प्योर, या इसी का एक नाम और दिया जाता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। दोनों अलील सेम होना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब भी हम एलील लिखते हैं तो हमेशा दो बार लिखते हैं, हम ऐसे तीन बार क्यों नहीं लिखते? हाँ, हम जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ये डिप्लॉइड मान के समझ रहे हैं, और डिप्लॉइड के अंदर जैसे ये क्रोमोसोम 1 है और ये 1 है, बताओ कितनी बार होना चाहिए? दो बार। यहां पर ऐसा होता ही नहीं। तो बताओ, डिप्लॉइड में एक जैसे क्रोमोसोम दो ही होते हैं, इसीलिए दो बार लिखा जाता है। अगर मैं एक क्रोमोसोम और यहाँ 1 बना दूंगा तब तो ये ट्रिप्लॉइड हो जाए। और हम जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं डिप्लॉइड की या ट्रिप्लॉइड की? ये मान के चलो कि हम डिप्लॉइड की जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर जब भी एली लिखेंगे दो बार, तीन बार लिखते हो तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। हम जब भी लिखेंगे दो बार लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, मैंने यहां पर लिखा स्मॉल टी, यहां पर लिखा स्मॉल टी, और यहां पर भी लिखा स्मॉल टी। बताओ दोनों अलील कैसे हैं? होमोहेट्रो। होमोजाइगस का दूसरा नाम प्योर, या एक नाम और ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी इसी को ही कहा जाता है। तो लिख लीजिए प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर अलील, presence of two similar allele of a gene, presence of two similar allele of a gene in a diploid organism, presence of two similar allele of a gene in a diploid organism. एग्जाम्पल लिख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगली डेफिनेशन आती है हेट्रोजाइगस, या इसी के लिए एक नाम और लिखा जाता है इम्प्योर। इसके लिए बच्चों फॉल्स ब्रीडिंग लाइन नहीं होती ना, फॉल्स कभी नहीं होता है। हेट्रोजाइगस इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? इम्प्योर। हेट्रोजाइगस इम्प्योर लिखिए presence of
टू dissimilar allele, presence of two dissimilar allele of a gene in a diploid organism. In a diploid organism. डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में दोनों अलील का कैसा हो जाना? डिसिमिलर. जैसे बच्चों यहां पे समझिएगा, ये यहां पर फीमेल के क्रोमोसोम है और मेल है. पहले तो इसको समझ लो हेटेरोजाइगस क्या है. यहां पर ये लिखा कैपिटल टी और ये लिखा स्मॉल टी. बताओ दोनों अलील सेम या डिसिमिलर? बताओ दोनों डिफरेंट है, डिसिमिलर है, तो ऐसी कंडीशन का नाम हेटेरोजाइगस. तो एग्जांपल लिख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. अच्छा, मैंने अब बच्चों यहां पर एक एग्जांपल आपसे पूछा, कैपिटल आर, सभी बच्चे बताना प्योर इम्प्योर. कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल वाई, स्मॉल ई, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो कौन प्योर है कौन इम्प्योर है, क्लियर सबको अच्छे से? आगे मैं ऐसे क्वेश्चन लिखवाऊंगा. ये तो हमने दो टर्म समझी, प्योर क्या है इम्प्योर क्या है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस. अगली डेफिनेशन हम ले रहे हैं और वो है हेमीजाइगस. हेमीजाइगस, हेमीजाइगस पहले इसको समझ लो. हेमीजाइगस का मतलब होता है केवल एक ही अलील का होना. डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हुए भी कितने होना? एक. अच्छा बताओ, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कितने अलील है? बताओ डिप्लॉइड है कितने? अब डिप्लॉइड होते हुए भी एक का मिलना, वो कंडीशन हेमीजाइगस. अब ये कैसे संभव है, इसको मैं एक एग्जांपल बताता हूं. ह्यूमन के ये क्रोमोसोम है, ये फीमेल के क्रोमोसोम है, ये मेल के. ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे क्रोमोसोम 1, ये 2, ये 2, मैं दो दो बार क्यों लिख रहा हूं? हाँ, अब ये बार बार उल्लेख की जरूरत नहीं, हम लोग डिप्लॉइड मान के जेनेटिक्स पढ़ते हैं ना, और हमारे सेल भी डिप्लॉइड ही होती है. ऐसे चलते गए, यहां लिखा 22, यहां लिखा 22. ये 1 से लेके 22 जो पेयर आपको दिख रहे हैं, इन्हीं 1 से लेके 22 को नाम दिया जाता है ऑटोसोम. बताओ ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 प्लस 22 यानी 44. बचे हुए जो दो क्रोमोसोम है, क्या ये क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? फीमेल में दोनों क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई. अच्छा, क्या यहां पर ऑटोसोम दोनों में सेम है? दोनों में किसका डिफरेंस है? सेक्स क्रोमोसोम. इन सेक्स क्रोमोसोम को एक नाम और लिखा जाता है एलोसोम. एलोसोम भी इसी को कहते हैं, या हेट्रोसोम भी इन्हीं को कहा जाता है. एलोसोम कहो, हेट्रोसोम कहो, सेक्स क्रोमोसोम कहो, बात एक. अब बच्चों मैंने यहां पर क्या किया, अच्छा हमारे अंदर होमोजाइगस कंडीशन होती है हेट्रो. अलग अलग जीन्स के लिए अलग अलग है. अरे अलग अलग जीन्स के लिए अलग अलग हो सकती है. यहां पर मान लीजिए मैंने अली लिखा कैपिटल आर, कंडीशन का नाम. अरे होमोजाइगस, सीधी सी बात है. यहां पर बच्चों मैंने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, बोलो क्या हेट्रोजाइगस आ जाएगा? तो बताओ कुछ क्रोमोसोम पर, कुछ क्रोमोसोम नहीं बोलता हूं मैं, तो कुछ जीन के लिए होमोजाइगस, कुछ जीन के लिए हेट्रोजाइगस, चलते गए. अच्छा मैं यहां दो दो बार क्यों लिख रहा हूं? डिप्लॉइड है. अब यहां पे देखिए, इधर मैंने लिखा कैपिटल ई, तो क्या यहां स्मॉल ई लिख सकता हूं? क्योंकि है तो एक्स एक्स ही. बताइए ये कंडीशन का नाम हेट्रो. तो आप लोगों को फीमेल में या तो होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिली या हेट्रो देखने को मिला. अब बच्चों अगर हम मेल में समझे, ध्यान से आंसर देना. इसके अंदर मैंने लिखा यहां कैपिटल आर, बताओ कंडीशन का नाम. बिल्कुल सही, होमोजाइगस. ये होमोजाइगस है. यहां लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, बोलो क्या हेट्रोजाइगस है? अब चलते गए, यहां पर मैंने लिखा कैपिटल ई. सोच समझ के आंसर देना. बताओ स्मॉल ई कहां लिखा? क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा अगर स्मॉल ई को लिखना है, तो क्या यहां पर एक एक्स और होना चाहिए था? लेकिन आप सभी जानते हैं मेल में एक्स कितना होता है, तो इसको ऐसे लिख ही नहीं सकते. बताओ यहां पर हर जगह क्या दो दो एलील चल रहे थे? यहां कितना है? क्योंकि दूसरे को बिठाने की जगह नहीं है. तो बताओ डिप्लॉइड होते हुए भी क्या एक ही एलील है? डिप्लॉइड होते हुए भी एक ही एलील है, और एक एलील का मिलना, ऐसी कंडीशन का नाम हेमीजाइगस. हेमीजाइगस क्या होता है कुछ समझ में है? डिप्लॉइड होते हुए भी एक ही एलील का मिलना हेमीजाइगस कहलाता है. अच्छा यहां पर इसी तरह से मैंने लिख दिया स्मॉल एज. अब सोच समझ के बताना कैपिटल एज कहां है? नहीं है, क्योंकि ये वाई पर भी एक ही एलील है, तो ऐसी कंडीशन का नाम भी बोलो हेमीजाइगस.
सोच समझ के आंसर देना। हेमीजाइगस कंडीशन मेल में मिलती है फीमेल में? क्या मेल हेमीजाइगस है? क्वेश्चन, ऑटोसोम की वजह से। हाँ, क्या ऑटोसोम की वजह से हेमीजाइगस है? क्या ये सेक्स क्रोमोसोम की वजह से? अब बताना, एक्स की वजह से या वाई? मैं कहूंगा दोनों। अरे एक्स की वजह से भी हेमीजाइगस है और वाई की वजह से भी हेमीजाइगस। तो एक्स और वाई दोनों की वजह से अल्टीमेटली मेल क्या बन जाते हैं? हेमीजाइगस। तो बताओ अपने अंदर क्या होमोजाइगस कंडीशन है? हेट्रो भी है, हेमी भी है, लेकिन फीमेल में होमो है और हेट्रो है। अच्छा, वहां हेमी क्यों नहीं? क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है, वहां वाई का चक्कर नहीं। अरे को समझ गए? तो लिखिए हेमीजाइगस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ presence of only presence of only one allele presence of only one allele of a gene in a diploid organism, in a diploid organism. Example लिखो, genes present on non-homologous region of genes present on non-homologous region of X and Y chromosome of X and Y chromosome of human male, X and Y chromosome of human male. ह्यूमन मेल के एक्स और वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होती है वही जीन कहलाती है हेमीजाइगस। चाहे तो इसको बना भी लो फटाफट, एक्स वाई को बना लो। फीमेल में तो एक्स एक्स बना लेना, मेल में एक्स वाई बना लेना, समझ में आ जाएगा। तो हाँ 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 बोल सकते हैं। हाँ, एक्स और वाई क्रोमोसोम को डिटेल में आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो स्पेशली हम लिंकेज पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम। तो एक्स और वाई का ये इतना सा पार्ट, बहुत छोटा सा, ये इतना सा पार्ट दोनों का होमोलोगस होता है। थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है जो होमोलोगस होता है, बाकी ये इतना एरिया और ये इतना एरिया, बताओ कौन सा होता है? नॉन होमोलोगस। एक्स और वाई में कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है जो दोनों में होमोलोगस करता है। तो इसमें जो जीन है वो नहीं, यहां पर जो जीन बैठी है ना नॉन होमोलोगस में, वो हेमीजाइगस। इसके बारे में आगे हम फिर बात करेंगे जब हम लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के ट्रेट होते हैं, एक होता है बच्चों डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा होता है रिसेसिव ट्रेट। लिखिएगा डोमिनेंट ट्रेट किसको कहते हैं? ट्रेट ट्रेट which is trait which is appear in both homozygous and appear in both homozygous and heterozygous condition.
trait which is appear in both homozygous and heterozygous condition. Example, tall. Recessive trait में लिखिए, trait which is appear in only homozygous condition, which is appear in only homozygous condition. Example, dwarf. Example, dwarf. अब ध्यान समझो, मैंने आपके सामने यहां पर 3 कंडीशन दी। ये है होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, होमोजाइगस। आप सभी जानते हैं कैपिटल टी का काम तो होता है प्लांट को टोल लाना, और स्मॉल टी का काम होता है प्लांट को ड्वार्फ लाना। बताओ, कैपिटल टी है, प्लांट कैसा बनेगा? टॉल। यहां पर स्मॉल टी है तो क्या प्लांट ड्वार्फ बन जाएगा? यहां तो हमें कोई डाउट नहीं, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो कैपिटल टी भी बैठा है और स्मॉल टी भी बैठा है। अब सोचिए, कैपिटल टी बताओ क्या लाना चाहता है, और स्मॉल टी ये चाहता है टोल आए, और ये चाहता है। लेकिन यहां जब प्लांट को चेक किया जाता है, आप सभी बच्चे जानते हैं क्या यहां केवल टोल ही बनता है? तो बताओ, ये जो टोल है क्या होमोजाइगस में आया, क्या हेट्रो में भी टोल ही आया? बताओ, टोल किस किस में बना? होमोजाइगस में भी बना और हेट्रो में भी बना, और दोनों में बने तो ऐसे ट्रेट को कहा जाता है डोमिनेंट ट्रेट। सब याद रखना, डोमिनेंट ट्रेट कब बोलते हैं? जब होमोजाइगस में भी बने और हेट्रोजाइगस में भी बने तो ऐसे ट्रेट का नाम क्या बनेगा? डोमिनेंट ट्रेट। अब यहां पर इसको देखें, बताओ स्मॉल टी ये जो ड्वार्फ आया है क्या केवल और केवल होमोजाइगस में है? तो ऐसे ट्रेट का नाम बन जाएगा रिसेसिव ट्रेट। तो ये बने यहां पर रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। अब बच्चों यहां पर एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इधर कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लेकिन इसमें से टोल बना, तो बताओ कैपिटल टी की चली है स्मॉल टी, तो क्या इस कैपिटल टी ने अपने आप को यहां पर शो किया? तो हेट्रोजाइगस में जो अलील अपने आप को शो करेगा वही अलील कहलाता है डोमिनेंट अलील। ये बच्चों डोमिनेंट अलील है। क्या ये अपने आप को शो कर पाया? और ये शो नहीं कर पाया, इसका मतलब ये बन जाएगा रिसेसिव अलील। कौन डोमिनेंट अलील है, कौन रिसेसिव अलील? क्लियर है सबको? हेट्रोजाइगस में जो शो हुआ डोमिनेट, और जो नहीं हुआ वो। अगर आपको कभी भी डोमिनेंट रिसेसिव का पता करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है हेट्रोजाइगस में चेक करो। जो हेट्रोजाइगस में दिखेगा वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो हेट्रोजाइगस में जो अलील शो हुआ वो डोमिनेंट अलील। अच्छा, ये टोल ड्वार्फ का एग्जांपल तो क्या सभी जानते हैं, ये तो आसान सा एग्जांपल होता है, सब बच्चों को पता होता है। एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने कहा यहां आर से तो आया येलो कलर, और आर डैश से आया ग्रीन कलर। अब बताओ कौन डोमिनेंट है, येलो या ग्रीन? हाँ, येलो अच्छा लगता है इसलिए येलो डोमिनेट कर देते। हाँ, नहीं बता सकते, हमें ये पता ही नहीं कि कौन डोमिनेंट है। चलिए अब बताइएगा, आर आर इसमें तो आया येलो कलर, और आर डैश इसमें आया ग्रीन कलर। अब बताओ कौन डोमिनेंट? हाँ, ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन तो होमोजाइगस में हम कुछ नहीं बता सकते, तो इसको चेक करने के लिए कहां देखिए। अब बच्चों मैंने हेट्रोजाइगस में चेक किया, आर डैश में यहां पर ग्रीन कलर आया। एक मिनट में पूछ रहा हूं, बताओ येलो और ग्रीन में से कौन डोमिनेट? हाँ, बताओ आपको कैसे पता चला ग्रीन डोमिनेट है? हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस हुआ है। अच्छा, यहां पर आर और आर डैश में से कौन डोमिनेंट अलील है? तो क्या आर डैश डोमिनेंट अलील है? तो कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है कहां चेक किया? हेट्रोजाइगस में। आप बच्चों आगे उलझोगे, एक केस में आपको समझाऊंगा, वहां पर आप समझ ही नहीं पाओगे कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव। तो आप लोगों को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या पता करोगे? हेट्रोजाइगस। जो हेट्रोजाइगस में दिख गया ना, बस समझ जाना यही डोमिनेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हमें येलो पसंद है तो येलो ही डोमिनेट होगा, नहीं। ग्रीन भी डोमिनेट हो सकता है, येलो भी डोमिनेट हो सकता है। अलग अलग कैरेक्टर में सब अलग अलग बातें हैं। तो ये नहीं सोचना कि येलो हमारा फेवरेट कलर है तो वही डोमिनेट होता होगा, ऐसा कुछ नहीं, फेवरेट नहीं चलता। हेट्रोजाइगस में देखेंगे जो एक्सप्रेस होगा वही क्या बनेगा? डोमिनेट बनेगा। क्लियर? इसको बना भी लो फटाफट।
हो गया। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, छोटी सी टर्म है, सभी जानते भी हैं इसे, बस देख लो इनका मतलब क्या होता है। फिनोटाइप बताइए, जो हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप। और जो हमारे अंदर जीन बैठी हो, जो जो हमें अपीयर होते हैं, जो एक्सटर्नली दिखाई देते हैं, उनको हम कहते हैं बच्चों फिनोटाइप। जैसे मान लीजिए ये प्लांट मैंने ड्रॉ किया, ये टॉल है, और ये प्लांट ड्रॉ किया, ये ड्वार्फ है। बताइए क्या ये टॉल और ड्वार्फ बाहर से दिखाई दे रहे हैं? और कोई प्लांट से पूछने की जरूरत थोड़ी है, बाहर से हमें पता चल रहा है। जो हमें बाहर से दिखाई दे, नाम बोलो। अब सभी बताना, क्या इसको टॉल बनाने के लिए क्या इसकी सेल में कोई ना कोई जीन होगी? क्या वो जीन आपको दिखाई देती? जीन तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन होती तो है। जैसे इसके अंदर हो सकता है टीटी हो, इसके अंदर हो सकता है स्मॉल टी हो। तो ये जो जीन का टाइप है, बताओ ये जीन का टाइप क्या कहलाता है? जीनोटाइप। बताओ, जो दिखता वो, जो अंदर बैठा वो जीनोटाइप। जेनेटिक्स में बच्चों जब भी हम पूरी जेनेटिक्स पढ़ते हैं, हर जगह में आप लोगों को दो रेशो समझाऊंगा। एक तो आता है फिनोटाइपिक रेशो, और एक आता है जीनोटाइपिक रेशो। हर जगह ही चलेगा। कोई भी क्रॉस समझेंगे, पहले फिनोटाइप फिर जीनोटाइप निकालेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन फिनोटाइप कौन जीनोटाइप। मैंने कहा रेड वर्सेस व्हाइट का रेशो 3:1 आया। ये एक तरह का कौन सा रेशो है? रेड कलर व्हाइट कलर क्या बाहर से दिखेंगे? अच्छा, मैंने लिखा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए का रेशो 1:2 आया, जो दिखाई नहीं देते। ये जीन ऐसे लिखा जाए ना, ये जीन जीन की फॉर्म में, तो ये जीनोटाइप कहलाता है। इसी से अच्छा, पहले इनका मतलब लिखो फटाफट। फिनोटाइप एक एक लाइन लिखो। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जीनोटाइप में लिखा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक टर्म और आती है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी का मतलब ये होता है जब दो ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप सेम आ जाए। दो प्लांट है, उनके फिनोटाइप अगर सेम हो जाए, एक दूसरे को कॉपी करे, तो उसी को हम फिनोकॉपी कहते हैं। लेकिन इस फिनोकॉपी लाने के लिए सबसे मेन शर्त होती है एनवायरमेंट चेंज होना जरूरी। तो एनवायरमेंट चेंज होने पर फिनोटाइप का कॉपी हो जाना, उसी को बच्चों फिनोकॉपी के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। मैंने बच्चों ये प्लांट यहां पर बनाया, और ये प्लांट यहां बनाया। ये प्लांट तो यहां पर टॉल है, और ये ड्वार्फ है। आप सभी बच्चे जानते हैं टॉल और ड्वार्फ, फिनोटाइप जीनोटाइप, क्या ये फिनोटाइप कहलाते हैं? और दोनों के फिनोटाइप सिखाने के लिए मैंने कह दिया कि डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग। दोनों के फिनोटाइप डिफरेंट है। यहां पर लिखा मैंने कैपिटल टी, यहां लिखा स्मॉल टी। बताइए दोनों के जीनोटाइप कैसे डिफरेंट है? क्या दोनों के फिनोटाइप डिफरेंट है? दोनों के जीनोटाइप भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। अब बच्चों मैंने क्या किया, अभी जो ये ग्रो कर रहे थे सेम इन्वायरमेंट, मैंने इसका इन्वायरमेंट तो सेम रखा, इसका तो सेम रखा, लेकिन इस वाले के ऊपर मैंने अलग से जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया। जैसे बच्चों जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं, जिब्रेलिक एसिड आप जानते हैं क्या इंटरनोड के बीच की लेंथ को बढ़ा देता है। जैसे इसकी लेंथ को बढ़ाएगी, तो बताइए क्या यहां पर इसकी हाइट इनहेंस होगी? बताओ ये प्लांट अब क्या इसके जैसा नजर आ रहा है? इसके जैसा नजर आ रहा है, मतलब अब ये दिखाई दे रहा है टॉल। तो बताओ इसके फिनोटाइप ने क्या इसके फिनोटाइप की कॉपी कर ली? क्योंकि दोनों के फिनोटाइप यहां पर क्या हो गए, सेम। तो एक दूसरे के फिनोटाइप की कॉपी कर ली, इसी को कहा जाता है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी में यह बात रखना, दोनों के जीनोटाइप डिफरेंट होना चाहिए, एनवायरमेंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन फिनोटाइप का सेम हो जाना, इसी को हम फिनोकॉपी के नाम से जानते हैं। फिनोटाइप को कॉपी कर लेते। फिनोकॉपी करने के लिए सबसे मेन शर्त है एनवायरमेंट का चेंज होना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने क्या किया,
यहां पर ये प्लांट लिया टीटी और ये लिया टी स्मॉल टी। सभी बच्चे बताइएगा, दोनों का जीनोटाइप डिफरेंट है। अच्छा, ये प्लांट बना टोल, ये कौन सा बनेगा बताओ? दोनों के फिनोटाइप क्या सेम है? क्या ये फिनोकॉपी है? क्या ये फिनोकॉपी है? इसको आप फिनोकॉपी क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि तो सेम इन्वायरमेंट में टोल। यहां सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? इन्वायरमेंट का चेंज होना जरूरी है। बात समझ में? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये वाला जो टोल है इसको मैं बना रहा हूं, इस वाले टोल का जीनोटाइप क्या है? क्या अभी भी ये स्मॉल टी ही है? अब मैंने इसकी सेल्फिंग कराई, मतलब सेम जीनोटाइप के साथ क्रॉस कराया, मतलब मैंने इस टोल का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया। अगली जनरेशन में आप बताओ, टोल आएगा या ड्वार्फ? हाँ, मतलब यहां से स्मॉल टी, तो क्या यहां पे ड्वार्फ ही आएगा? क्यों, आप तो टोल का क्रॉस करा रहे, तो ड्वार्फ कैसे आएगा? क्योंकि जीनोटाइप तो स्मॉल टी, जीनोटाइप चेंज नहीं हुआ। तो बताओ, इन्वायरमेंट चेंज करने पर क्या जीनोटाइप चेंज हो जाते हैं? कभी भी जीनोटाइप नहीं बदलते। हम अपनी बात करें, हमारे अंदर जो एक बार जीनोटाइप आ गया वही रहेगा। एक बार जो अपना जीनोटाइप बन गया बस वही रहेगा, क्योंकि जो क्रोमोसोम आने थे फादर मदर से वो आ गए हैं, अब वो चेंज नहीं हो सकते। तो अपना जीनोटाइप फिक्स हो गया। अब हमने क्या किया, इंडिया से चालू किया और पूरे वर्ल्ड टूर पे निकले हम, अलग अलग कंट्री से गुजरते गए। तो जब अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो क्या हमारे जीनोटाइप बदलते जाएंगे? अमेरिका में जा रहा है तो वहां की जिंडल वाले, हाँ ऐसा होता होगा। कनाडा जाना है तो वहां की जिंडल वाले, हाँ इंग्लैंड जाना है तो वहां की जिंडल वाले। नहीं, क्या अपना जीनोटाइप वही रहेगा? पूरे वर्ल्ड में घूम के आ जाओ, जीनोटाइप तो वही रहेगा। लेकिन क्या अपनी बॉडी में जो स्किन कलर है, क्या वो हल्का बहुत वेरी कर सकता है? हो सकता है हम लोग बच्चों कोल्ड कंट्री में गए तो वहां स्किन कलर साफ हो जाए, मान लीजिए बहुत गर्मी वाले एरिया में गए तो वहां हो सकता है स्किन कलर डार्क भी हो जाए। तो स्किन कलर चेंज हो सकता है, अपना अपीयरेंस क्या बदल सकता है? बताओ, क्या अपना चेंज होगा, जीनोटाइप या फिनोटाइप? तो अपने फिनोटाइप बदल सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप कभी भी चेंज नहीं होते। जीनोटाइप कभी चेंज नहीं होते। एक बार जो अपना जीनोटाइप बन गया वो तो वही रहेगा, चाहे आप कहीं पर भी घूम फिर के आ जाओ, जीनोटाइप तो वही का हो। समझ गए? तो फिनोकॉपी क्या होता है लिखिएगा, व्हेन टू प्लांट या टू ऑर्गेनिज्म कुछ भी लिख सकते हैं, व्हेन टू प्लांट विथ when two plants with different genotype, when two plants with different genotype take place in take place in different environment, take place in different environment and produce similar phenotype and produce similar phenotype called phenocopy। और चाहे तो ऐसा बना भी दो फटाफट। हो गया?
तीन टर्म और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो तीनों टर्म है, इन तीनों टर्म को हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना है। जेनेटिक्स में देखा जाए तो ये तीन टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें सबसे पहली टर्म आती है सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज। पूरी जेनेटिक्स बच्चों इन तीन टर्म पे चलती है। सेग्रीगेशन के बेसिस पे तो मेंडल ने एक लॉ तक बना दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लिंकेज के बारे में तो मॉर्गन साहब ने बहुत सारी बातें समझा रखी, बहुत सारी बातें मॉर्गन साहब ने लिंकेज की बताई। तो हमें इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि कब सेग्रीगेशन बोला जाता है, कब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है और कब लिंकेज बोला जाता है। बच्चे पूरी जेनेटिक्स पढ़ने के बाद यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने लिंकेज कब बोल दिया, कब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। तो मैं ये बेसिक टर्म में डिफरेंस आपको समझा दूं कि क्या होता है। जब बच्चों सेल का डिवीजन होता है तो सेल साइकिल की शुरुआत आप सभी जानते हैं G1 से होती है। G1 के बाद एस के बाद G2। अगर हम मियोसिस भी पढ़े, माइटोसिस मियोसिस आप जानते हैं, मियोसिस में भी G1 एस G2 तो होती है। G2 के बाद प्रोफेज। लेकिन यहां जो प्रोफेज होती है उसको प्रोफेज फर्स्ट कह देते हैं। फिर उस प्रोफेज फर्स्ट के याद हो आपको 5 पार्ट होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अच्छा, प्रोफेज के बाद अगली स्टेप मेटाफेज। और मैं आप लोगों को डायरेक्टली बच्चों मेटाफेज फर्स्ट में ही कुछ बातें समझाने जा रहा हूं। हम जो समझ रहे हैं ये मेटाफेज फर्स्ट की है। मेटाफेज फर्स्ट में जब क्रोमोसोम अरेंज होते हैं तो ये क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, मिडिल लाइन पे अरेंज हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज होते हैं तो ऐसे अरेंज होंगे कि ये क्रोमोसोम 1 है तो सामने वाला भी 1 होगा। इन 1 क्रोमोसोम को नाम दिया जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। बताओ ये 1 क्रोमोसोम कौन से होते हैं? ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये होमोलोगस है, 1 के सामने वाला 1 होगा। इसी तरह से यहां क्रोमोसोम बच्चों मैंने अगर 2 को अरेंज किया है तो आप ही बताओ सामने वाला कौन सा होगा? बताओ 2 के सामने वाला क्या 2 ही होगा? बताओ ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? इसी तरह से 3 के सामने वाला 3, 4 के सामने वाला क्या होमोलोगस आमने सामने अरेंज हो रहे? जब क्रोमोसोम यहां पे अरेंज हो जाते तो ऐसा लगता है जैसे सेल के बीच में दो लाइन बन गई, मतलब दो प्लेट बन जाती है। इसी को बच्चों हम टू मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं कि यहाँ टू मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है। फिर इनके साथ ऐसे ऐसे फाइबर जुड़ने लग जाते हैं, नाम आप सभी जानते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर अरेंज हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर इनके ऊपर मैं कुछ एलील आपको समझा देता हूं। यहां पर मैंने एलील लिखा कैपिटल ए। अब सभी बच्चे बताना क्या स्मॉल ए यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है एलील हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर होता है। क्या लोकस भी सेम रखना है? अच्छा, यहां पर बच्चों मैंने कैपिटल बी बना दिया तो स्मॉल बी कहां होगा? ठीक सामने, क्या यहीं पर होगा? अब बच्चों इन क्रोमोसोम को जब यहां हमने अरेंज किया तो इनका अरेंजमेंट 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2, ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे बच्चों यहां पर ये 1 था तो 1 के सामने तो ये 1 ही अरेंज हुआ, 1 के सामने 1। लेकिन ये 2 जब अरेंज हुए तो हो सकता है इनका अरेंजमेंट आपस में उल्टा हो जाए। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? ये दोनों आपस में उल्टे हो सकते हैं। मतलब ये है कि यहां पर ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम ऊपर हो सकता है और ये रेड वाला क्रोमोसोम नीचे हो सकता है। अच्छा, ये क्रोमोसोम 2 है, बताओ ये क्या 2 के सामने 2 ही है? अरे 2 के सामने 2 ही है, लेकिन क्या ये आपस में इन्वर्स हो सकते हैं? अब बताओ यहां पर जब अली लगा था तो इधर तो लगा था कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां क्या लिखो स्मॉल बी, और यहां कैपिटल बी, और इनके साथ ये स्पिंडल फाइबर यहां पर इस तरह से ये अरेंज हो जाता है। अब बच्चों जब यहां पर मेटाफेज के बाद अगली स्टेप आती है, नाम बोलो। जब एनाफेज फर्स्ट आती है तो एनाफेज फर्स्ट में आप सभी जानते हैं सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता। क्या केवल होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते? जब ये क्रोमोसोम यहां पर अलग होंगे तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि यहां पे इनको अलग करते टाइम ये वाला 1 गया इधर, ये वाला 1 तो गया इधर, और ये वाला 1 गया इधर। इनको अलग अलग कौन कर रहा है? स्पिंडल फाइबर। क्या स्पिंडल फाइबर इनको खींचते जाएगा? अब सोच समझ के जवाब देना, इन 1 को क्या कहते हैं? तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे हैं? और इन्हीं होमोलोगस का अलग होना ही कहलाता है सेग्रीगेशन। बताओ सेग्रीगेशन का मतलब बोलो। होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना क्या कहलाता है बच्चों? सेग्रीगेशन। एक बात अब आप ध्यान समझिएगा, जब ये क्रोमोसोम अलग होंगे तो इन पर जो ये अलील बैठे थे क्या ये अलग नहीं होंगे? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या अलग नहीं होंगे?
बताओ इधर कौन आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा? तो क्या ये अलील भी तो अलग हो रहे हैं? तो एक तरह से जेनेटिक्स में हम ये भी कह सकते हैं अलील का अलग होना, अलील का अलग होना भी अपने आप में सेग्रीगेशन ही है। इसी सेग्रीगेशन को बच्चों एक नाम और दे दिया जाता है, डिसजंक्शन। सेग्रीगेशन कहें या इसी का एक नाम हो डिसजंक्शन। अब ये टर्म सबको क्लियर होना चाहिए। सेग्रीगेशन शब्द कब बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना क्या सेग्रीगेशन है? या ऐसे भी बोल सकते हैं अलील का अलग होना सेग्रीगेशन है। अब बताओ यहां पर ये वाला क्रोमोसोम गया इधर, ये क्रोमोसोम तो गया इधर, और ये वाला क्रोमोसोम गया इधर, इधर आ गया कैपिटल बी, इधर आ गया स्मॉल बी। क्या ये बी स्मॉल बी भी अलग हो रहे हैं? बताओ इनका अलग होना सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन कब होता है ये तो मैंने आपको समझाया। अब बच्चों बात आती है जब ये सेग्रीगेशन होगा तो फाइनली बच्चों यहां पर ऐसे आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी गया, इधर आ गया स्मॉल स्मॉल बी। इनका भी जब सेग्रीगेशन होगा तो इधर आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये तो सेग्रीगेशन होता है। अब बच्चों एक टर्म आती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कब होता है? जब यहां पे क्रोमोसोम अरेंज हुए, तो सोच समझ के जवाब देना। ए और बी, ए और बी एक ही क्रोमोसोम पे है या अलग अलग, होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? अब बताइए यहां पर जब ये क्रोमोसोम ऊपर गए, ए के साथ क्या कैपिटल बी जा रहा है? बताओ ए के साथ कौन जा रहा है? लेकिन मैंने एक बात समझाई, क्या इनका अरेंजमेंट उल्टा हो सकता है? अगर इनका अरेंजमेंट उल्टा हो गया तो बताओ ए के साथ कौन जाएगा? ए के साथ क्या कैपिटल बी आ सकता है, स्मॉल बी आ सकता है? ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड इंडिपेंड, तो ये एक दूसरे से कैसे इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है इसलिए लॉ का नाम दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। का मतलब होता है इनहेरिटेंस, मतलब इसकी इनहेरिटेंस पर डिपेंड नहीं करता। बताओ क्यों नहीं करता? क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम में बैठे। अरे सीधी सी बात है, एक एरोप्लेन में ए बैठा है, एक एरोप्लेन में ए बैठा है, और बी जो बैठा है उसी एरोप्लेन में बैठा है दूसरे में। क्या वो अलग अलग प्लेन में बैठे? तो जब ए उड़ेगा तो अलग उड़ेगा, बी उड़ेगा तो अलग उड़ेगा, बस एक दूसरे को बाय बाय करते रहेंगे। तो बताइए यहां पर दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे हैं, अलग अलग प्लेन में बैठे हैं, तो अलग अलग ही उड़ेंगे, एक दूसरे से कोई डिपेंडेंसी शो नहीं करते। क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? जब जीन, हाँ आप लोग सीखने की कोशिश करो, जब जीन नॉन होमोलोगस पे हो। बस आज ये दिमाग में बिठा लेना, जीन अगर नॉन होमोलोगस पे दिख जाए तो समझ जाना कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप दिमाग लगा लो कि अब तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही होगा। अच्छा, एक टर्म और आती है लिंकेज। लिंकेज टर्म तब बोली जाती है जब जीन एक ही क्रोमोसोम पे हो। सोचिए इस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए है, क्या इस पर कैपिटल डी हो सकती है? हमने समझा था एक क्रोमोसोम पर कई जीन हो सकती है। छोटे से वाई पर 231 है, तो इसमें तो कई जीन हो सकती है। बताओ ए और डी, पहले इतना बताना, अलग क्रोमोसोम पे है या सेम? क्या ए और डी सेम क्रोमोसोम पे? तो जब ये क्रोमोसोम ऊपर जाएगा, अच्छे से बताना, ए के साथ कौन जाएगा? अच्छा ये ए और डी यहां साथ साथ क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, साथ साथ क्यों जा, रीजन बताओ। क्या सेम क्रोमोसोम में? बताओ यहां साथ है तो यहां गैमिट में भी क्या होंगे? बताओ यहां साथ, यहां साथ, यहां साथ, अगली पीढ़ी में भी, और ये साथ साथ जाना, लिंकेज। बताओ लिंकेज कब होती है? जब जीन सेम क्रोमोसोम पर बैठे। अब जैसे समझो, क्या ये ए और डी एक ही प्लेन में बैठे हैं? अरे जब एक प्लेन में बैठे हैं तो प्लेन उड़ेगा तो साथ साथ उड़ेंगे। अच्छा ए और बी साथ साथ क्यों नहीं उड़ रहे? अलग अलग प्लेन में बैठे हैं। अरे समझ गए ना सब? तो बताओ लिंकेज कब होती है? जब जीन सेम क्रोमोसोम पे हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस पे बैठी है। तो फिर सेग्रीगेशन कब होता है? होमोलोगस का अलग हो जाना क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन। क्या टर्म सबको क्लियर हो रही है? अब मैं आपसे यहां पे ऐसे पूछूंगा, आपको समझाने के लिए मैंने ये क्रोमोसोम बनाया। इस क्रोमोसोम पे लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब सभी बच्चे अच्छे से आंसर देना। बताओ कैपिटल टी कैपिटल आर क्या शो कर रहा है? इन तीनों में से बोलते जाओ फटाफट। क्या ये लिंकेज शो कर रहा है? बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेशन। अरे होमोलोगस का अलग होना या अलील का अलग होना सेग्रीगेशन? बताइए। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल टी कैपिटल डी,
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्मॉल टी स्मॉल आर। हाँ, कैसे पता क्या लिंकेज? सेम क्रोमोसोम पर है तो ये शो कर रहे हैं लिंकेज। स्मॉल आर स्मॉल डी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेग्रीगेशन। समझ गए सब अच्छे से? तो ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जाए आपको आना चाहिए। अगर ये तीनों टर्म समझ गए तब तो जेनेटिक्स समझ गया। अरे जेनेटिक्स में यही तो है, पूरी जेनेटिक्स पढ़ने के बाद बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि कब तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चला देते हैं, कब लिंकेज चला देते हैं। लेकिन अब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कब क्या बोलना है। समझ गए सब? अच्छा, एक टर्म और इसी से मिलती जुलती है। जैसे बच्चों डिसजंक्शन होता है, इसी से मिलता जुलता नाम आता है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन तब बोला जाता है जब कोई गड़बड़ हो जाए। मुझे बताओ, इन होमोलोगस क्रोमोसोम का सिस्टेमेटिक अलग होना, क्या इसको हमने सेग्रीगेशन कहा? इसको हम डिसजंक्शन भी कह सकते हैं। अब जब ये क्रोमोसोम अलग हो रहे थे, यहां वन है तो बताओ सामने कौन सा था? वन ही था। ये वन वन थे, यहां पर था ए, यहां था स्मॉल, ये अलग हो रहे थे। लेकिन मान लीजिए गलती हो गई। गलती ये हुई कि ये वन भी इधर है और दूसरा वाला वन भी इधर है। तो बताओ, यहां पर ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। बताओ प्रॉपर अलग हो रहे हैं या एक की तरफ चले गए? बताइए, ऐसे अलग होते तो क्या कहते? लेकिन क्या यहां गलती हो गई और इसी गलती का नाम नॉन डिसजंक्शन। क्या ये नॉन डिसजंक्शन होना चाहिए? क्योंकि एक साइड तो दो क्रोमोसोम आ जाएंगे, गलती हो जाए, और इसी गलती की वजह से तो डिसऑर्डर होती है। कई सारे डिसऑर्डर आपने सिंड्रोम के नाम सुने होंगे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, ये जितने भी सिंड्रोम आप पढ़ते हैं ये सब इस नॉन डिसजंक्शन से होता है। क्लियर हुआ? तो इसमें लिख लीजिएगा, पहले लिखो सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन इसी का एक नाम हुआ डिसजंक्शन। सेपरेशन ऑफ homologous chromosome, separation of homologous chromosomes during meiosis. Separation of homologous chromosome during meiosis is called segregation. होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट होना वो सेग्रीगेशन। अगला लिखो, सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? डिसजंक्शन। अब लिखो नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन लिखिए, एनी मिस्टेक, any mistake during separation of homologous chromosome, any mistake during separation of homologous chromosome is called non-disjunction. Is called non-disjunction. अगला लिखिए, independent assortment. Independent assortment. It occur when genes present on non-homologous chromosomes. It occur when genes present on non-homologous chromosomes. और एक और लिखना, linkage. Linkage. It occur when genes present on same chromosome. और ऐसा डायग्राम बना भी लो। बार बार ये टर्म काम में लेंगे लेकिन हम लोग बार बार इसको डिटेल में नहीं समझेंगे। बताओ ये ए स्मॉल ए क्या शो कर रहा है?
तो एस एस मलिक भी लेना, सेग्रीगेशन। ए और डी, लिंकेज। और ए और बी, इंडिपेंडेंट असॉर्ट। हो गया कंप्लीट। इसमें बच्चों अगली जो टर्म आती है, उस टर्म में हाइब्रिड विगर क्या होता है, हेटेरोसिस क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। हो गया ना? हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों का, हाइब्रिड विगर क्या होता है इसके बारे में हम समझें। यहाँ पर ये दो प्लांट है,
इसमें ये फर्स्ट पेरेंट है, ये सेकंड पेरेंट है। इस फर्स्ट पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल है, स्मॉल भी है। सेकंड पेरेंट का जीनोटाइप स्मॉल है, कैपिटल बी है। हाइब्रिड विगर का मतलब होता है पेरेंट्स का, ऑफस्प्रिंग का, बच्चों का पेरेंट से सुपीरियर होना। ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से सुपीरियर होना, उसी को बच्चों हम हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस के नाम से जानते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पर दो पेरेंट लिए, फर्स्ट पेरेंट सेकंड पेरेंट। फर्स्ट पेरेंट का जीनोटाइप ए स्मॉल बी, इधर स्मॉल है, कैपिटल बी। सभी बच्चे अच्छे से बताइएगा। यहां पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डोमिनेंट ट्रेट कितने, बताओ इसमें डोमिनेंट ट्रेट बोलो कितने। एक। ये बच्चों ट्रेट तो एक ही है, अरे अलील दो है, नहीं समझे। जैसे मान लो टी है और टी है, बताओ इनसे बनेगा तो टोल ही। तो बताओ ट्रेड कितना बना। अलील जरूर दो है लेकिन ट्रेड तो एक ही बनता है ना। तो बताओ यहां पर ट्रेड एक है, ये ट्रेड कौन सा डोमिनेंट रिसेसिव। तो बताओ डोमिनेंट ट्रेड क्या यहाँ एक ही है। इसमें बताओ ये वाला रिसेसिव डोमिनेंट और ये वाला, तो बताओ डोमिनेंट ट्रेड कितना है, एक। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब बच्चों इन दोनों का क्रॉस कराते, जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो आगे में समझाऊंगा। क्रॉस करने के बाद इधर से तो आ जाएगा कैपिटल ए और इधर से आ जाएगा स्मॉल ए, इधर से आ जाएगा कैपिटल बी। बताओ इधर से क्या यही बनेगा। कैसे बनता है डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे। अच्छा, ये जो जनरेशन आई इसी को अब हम नाम दे देंगे ऑफस्प्रिंग। अब बच्चों ये जो ऑफस्प्रिंग आए हैं, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमिनेंट ट्रेट कितने हैं, तो डोमिनेंट ट्रेट बताओ, क्या ये डोमिनेंट है, क्या ये है। बताओ डोमिनेंट ट्रेट कितने हैं। अब यहां ध्यान समझना, पेरेंट में कितना, बच्चों में कौन अच्छे, क्या बच्चे पेरेंट से अच्छे, बच्चे पेरेंट से अच्छे, तो इन्हीं बच्चों को नाम दे दिया जाता है हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। हाइब्रिड विगर का मतलब बच्चों का पेरेंट से अच्छा होना, तो बच्चे पेरेंट से अच्छे हो तो उसी को हम हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहते हैं। अच्छा यहां कंडीशन एक मिनट समझना, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये, तो इसी हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से सुपीरियर बने हैं और इन्हीं सुपीरियर को नाम दिया जाता है हाइब्रिड विगर। तो हाइब्रिड विगर का मतलब इतना सा है, बच्चे पेरेंट से अच्छे। तो लिख लीजिए इसमें, हाइब्रिड विगर का मतलब सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग superiority of offspring over their parents, superiority of offspring over their parent. This is due to heterozygosity. This is due to heterozygosity. और ऐसे बना भी लो। ओके, इसमें बच्चों एक टर्म और आती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लेकिन वो हम अगली क्लास में लेंगे। एक टर्म और अगली क्लास में लेंगे। अगली क्लास में ही हम गैमिट फॉर्मेशन और मेंडलिज्म वाला पार्ट करते हैं ना। टर्मिनोलॉजी आज लगभग कंप्लीट हो गई है, एक ही बची है बस।